गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अश्विन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश विद अश्विन सर पे। आज का सेशन डेली वोकैब पे बेस्ड है। जैसा कि हर रोज सुबह 11 बजे डेली वोकैब का सेशन होता है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डेली वोकैब का सेशन नंबर 8 पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हमने आज के सेशन के लिए चूज़ किए हैं। मैं एक बात और बता दूं कि कल लेट इवनिंग के सेशन में हमने फिल इन द ब्लैंक्स का सेशन नंबर 4 लिया था। जिन भी लोगों ने अभी तक उसके वीडियो को ना देखा हो उसे भी देख लें और उससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग लाइव जुड़ गए हैं उन सभी का वेलकम और जानते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हमने आज के सेशन के लिए चूज किए हैं। सामने स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, यही है वो वर्ड्स जो हमने आज के सेशन के लिए चूज किए हैं। पहला वर्ड है राउट, ये एक नाउन है। सेकंड वर्ड है परसिक्यूट, ये एक वर्ब है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये। थर्ड वर्ड इज प्रॉम्प्ट, इसे जनरली तो हम एक एडजेक्टिव के जैसे ही यूज करते हैं, पर कभी कभी ये वर्ब के जैसे भी यूज हो सकता है। फोर्थ वर्ड है प्रोस्क्राइब, इट इज अ वर्ब। और जो लास्ट वर्ड यानी कि वर्ड नंबर 5 आज के सेशन का है, इट इज रिबट और ये एक वर्ब है। चलिए बारी बारी से इनका डिस्कशन करते हैं, जानते हैं इनमें क्या खास है। हर एक वर्ड का जो स्पेशल फीचर है उसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको पहला वर्ड राउट दिख रहा है, लिखा हुआ है दैट इट इज अ नाउन और मीनिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, अ डिफीट ऑफ एन इंडिविजुअल, आर्मी, ग्रुप और टीम। किसी व्यक्ति, किसी सेना, किसी संगठन या फिर किसी टीम की पराजय को ही उसकी राउट कहा जाता है। तो राउट का क्या मीनिंग हो गया? पराजय। ये किसी व्यक्ति की भी हो सकती है, किसी आर्मी की हो सकती है, किसी ग्रुप की या फिर किसी टीम की हो सकती है। मैंने 4 एग्जाम्पल्स रखे हैं, चारों एग्जाम्पल्स में कुछ ना कुछ खास होगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला एग्जाम्पल कहता है विद द राउट ऑफ द रेबल्स, विद द राउट ऑफ द रेबल्स। जिन्हें ना मालूम हो वो लिख लें कि रेबल्स बोलते हैं बागियों को, जो विद्रोही लोग होते हैं। तो इसका मीनिंग है कि बागियों की पराजय के साथ द विलेज वॉज लेफ्ट इन पीस, गांव जिसमें अशांति का माहौल फैला हुआ था फिर से वहां पर शांति आ गई। ये पहले सेंटेंस का मीनिंग है कि बागियों की पराजय के साथ ही गांव में फिर से शांति व्यवस्था कायम हो गई। अब इस सेंटेंस का खास नेचर क्या है सुनिएगा। जो मैं बताऊंगा वो आपकी हेल्प करेगा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में। विद, ये जो आप देख रहे हैं ना विद प्रेपोजिशन, जनरली जब आप ऐसे सिचुएशन में पड़े जहां पर 4-5 सेंटेंसेस हो और आपको अरेंज करना हो, तो आप बहुत ही आसानी से उसे विद से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को कभी भी विद से स्टार्ट किया जा सकता है। ये बहुत कम सुनने को मिलता है, ऐसा होता भी बहुत कम है, लेकिन ऐसा संभव है। जैसे क्या बोला जाता है, इसी गाने के साथ हम आज के इस रंगोली कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। तो एंकर जो है उस कार्यक्रम का वो क्या कह रहा है, इसी गाने के साथ, इसी गाने के साथ। तो जब ये लाइन उसने पहले बोली है तो उसी का ट्रांसलेशन भी पहले हो गया। सो विद दिस सॉन्ग वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज प्रोग्राम। जैसे मैं भी जब हर एक सेशन के एंड पे जाता हूं तो कई बार वहां पर यही बात बोलता हूं, दैट विद द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, with this question we have come to the end of today's session। याद रखेंगे आप इस बात को तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा कि कोई सेंटेंस विद से स्टार्ट हो सकता है, बहुत ही कन्विंसिंगली स्टार्ट हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। द बास्केटबॉल टीम सफर्ड राउट एट द फाइनल्स। ये टीम है जो कि फाइनल्स में हार जाती है। अब एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये कि जनरली राउट नाम के नाउन के पहले वर्ब के रूप में सफर को यूज किया जाता है। नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली यही देखने को मिलता है कि जो राउट यानी पराजय यानी कि नाउन है, इसके पहले सफर वर्ब को ही यूज किया जाता है जब भी कभी जरूरत पड़ती है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए। इवन विद अ स्मॉलर स्क्वाड, स्क्वाड आप टीम को कह सकते हैं, तो कोई थोड़ा सा एम्फसाइज करते हुए, जब भी कभी इवन आ जाए आपके सेंटेंस में तो आप यूं समझ लीजिए कि सेंटेंस जो भी कह रहा होगा थोड़ा चीख कर, चिल्ला कर, जोर दे के कहेगा। तो इवन विद अ स्मॉलर स्क्वाड मतलब एक छोटी सी टीम के साथ भी वी वर एबल टू ब्रिंग अबाउट द राउट of our competitor and earn the victory flag।
हम संभव हुए, हम समर्थ हुए टू ब्रिंग अबाउट द राउट ऑफ आवर कॉम्पिटिटर, हम अपने प्रतिद्वंदी को हराने में कामयाब हुए और जो जीत वाला झंडा था, विक्ट्री फ्लैग था, उसे अर्न करने में सफल हुए। तो एक छोटी सी टीम के बावजूद भी, एक छोटी सी टीम होने के बावजूद भी हमने अपने कॉम्पिटिटर को हरा दिया और विक्ट्री फ्लैग हमें मिल गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 भी देख लीजिए। ये तो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एक ईडियम भी इसी से मिलता जुलता है। पढ़िए, नेपोलियंस आर्मी सफर्ड अ कंप्लीट राउट एट वाटरलू। आपको मालूम है नेपोलियन बहुत बड़े फाइटर थे अपने समय के, बहुत महान योद्धा थे। ये लिखा हुआ कि नेपोलियन की आर्मी जो है पूरी तरीके से हार जाती है। इट सफर्ड, फिर से देखिए कि यहां पर सफर नाम की वर्ब आई है, तो मैं गलत नहीं था व्हेन आई सेड कि राउट के पहले जनरली सफर नाम की वर्ब का यूज किया जाता है। तो नेपोलियन की आर्मी पूरी तरीके से हार जाती है वाटरलू के मैदान में। आपने क्या वो ईडियम नहीं पढ़ा, मीट वंस वाटरलू, जिसमें ये होता है कि कोई हार जाए। वो जो ईडियम है मीट वंस वाटरलू, ये नेपोलियन से ही आया है, इसी वाटरलू की फाइट से आया है। कहा जाता है कि नेपोलियन चूंकि अपने समय के सबसे महान, सबसे पावरफुल योद्धाओं में से एक थे, इस वजह से व्हेन ही गॉट लॉस्ट, व्हेन ही गॉट डिफीटेड, तो ये माना गया कि महान से महान योद्धा भी कभी हार जाता है। तो जो सबको हराने के बाद फिर जब हारे, ये एक फाइटर की डिफीट के लिए है। ऐसी हार हर किसी को नसीब नहीं होती। इफ somebody gets defeated इन वाटरलू, या इफ somebody meets his वाटरलू, तो ये कंसीडर किया जाता है कि वो बहुत ही ब्रेव सोल्जर रहा होगा जो कि बाद में हारता है। आपने एक देशभक्ति गीत सुना होगा अपने ही देश का कि 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के। तो वहां पर हमारे सोल्जर्स जरूर मरे, लेकिन कब? जब 10 को मारने के बाद कोई मरता है तो वो एक बहादुर सोल्जर कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द सोल्जर हैज मेट हिज वाटरलू। चलिए एग्जांपल्स हो गए, अब सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिबैकल है पहला वर्ड, डिफीट तो आप सब जानते ही होंगे। डिबैकल को आप स्पेशल अटेंशन दीजिएगा। अक्सर डिबैकल वर्ड पॉलिटिक्स में यूज होता है। जब चुनाव में पार्टियां हार जाती हैं, जैसे 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस फिर से हार गई, तो वो डिबैकल कहा जाएगा। या बिहार के चुनाव में बीजेपी हार गई तो ये डिबैकल ही कहा जाएगा। चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। विक्ट्री, जीत। विन, गेन। सब्जुगेशन, सब्जुगेशन कैसे समझेंगे यहां पर? सब्जुगेट का मतलब होता है किसी को अपने अधीन बना लेना, और जब आप किसी को अपने अधीन बना लेंगे तो एक तरीके से आप जीत गए हैं उस पर। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 1, राउट, विच वॉज अ नाउन, और जिसका मीनिंग था हार अथवा पराजय। चलिए मूव ऑन करते हैं और वर्ड नंबर 2 को पढ़ते हैं। वर्ड नंबर 2 इज परसिक्यूट। परसिक्यूट वर्ड सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट से ज्यादा आज के कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलर बहुत ज्यादा है एज ऑफ नाउ, प्रेजेंट सिचुएशन में, और वैसे ही पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा ही इस वर्ड का यूज होता है। बहुत ज्यादा ही पॉपुलर वर्ड है और अच्छा वर्ड नहीं है कहीं से, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। परसिक्यूट करने का मतलब है, या इफ समवन इज परसिक्यूटेड, दे आर ट्रीटेड क्रूअली एंड अनफेयरली, ऑफन बिकॉज ऑफ देयर रेस और बिलीव्स। मतलब परसिक्यूट करने का मतलब होता है किसी पर जुल्म ढाना, अत्याचार करना, शोषण करना। ये परसिक्यूट का हिंदी अनुवाद है। जुल्म ढाना, अत्याचार करना और शोषण करना। यदि किसी को परसिक्यूट किया जा रहा है तो उसका शोषण किया जा रहा है, उस पर अत्याचार किया जा रहा है। अब शोषण करने के लिए और अत्याचार करने के लिए एक्सप्लॉयट भी आता है, हरास भी आता है। फिर परसिक्यूट, एक्सप्लॉयट और हरास से अलग कैसे हुआ, तो सुनिएगा सर। परसिक्यूट या परसिक्यूशन जो कि इसका नाउन होगा, इसे स्पेशली रिलीजन, रेस के केस में किया जाता है। धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर जब किसी से भेदभाव किया जाता है। लिखा नहीं बिकॉज ऑफ द रेस यानी नस्ल। बिलीफ का मतलब ही होता है सर आपका विश्वास, यानी कि आपका धर्म,
धर्म जिसे आप मानते हैं। तो जब किसी को धार्मिक आधार पर या नस्लीय आधार पर उसके साथ भेदभाव हो या भेदभाव से ज्यादा उसका शोषण किया जाए, जुल्म ढाए जाए, तो ये है उसका परसिक्यूशन। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़िए। द माइनॉरिटीज एट दिस प्लेस हैव लॉन्ग बीन फेसिंग परसिक्यूशन फ्रॉम द पीपल मोर इन नंबर्स। मतलब इस स्थान विशेष पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, लंबे समय से उनका परसिक्यूशन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। आप आए दिन सुनते रहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स ये क्लेम करते हैं कि हमारा परसिक्यूशन हो रहा है। सिमिलरली पाकिस्तान में हिंदूज ये क्लेम करते हैं कि हमारा परसिक्यूशन हो रहा है। अब मैं इन चीज़ों में पढ़ना तो नहीं चाहूँगा क्योंकि ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं बताऊँ कहाँ पे कितना सच है और कितना झूठ है। मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन इन सब चीज़ों पे जानने के लिए आपको मेरे फेसबुक अकाउंट पे आना होगा। मैं यहाँ ये सब बातें नहीं करूँगा। तो परसिक्यूशन का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। द टाउन ट्राइड टू परसिक्यूट अ होम ओनर आफ्टर दे फाउंड आउट ही वॉज गे। मीनिंग है इसका कि उस स्थान विशेष के लोग जो हैं उस घर वाले को, होम ओनर जो घर में रहता हो, जिसका घर हो, उसका शोषण करने की, उस पर जुल्म ढाने के, अलग अलग तरीके से उसे प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं जब उन्हें पता चला दैट ही वॉज गे। ऐसा होता है हमारे समाज में आज भी। जो थर्ड जेंडर पीपल हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी है, आज भी हम उन्हें, फर्स्ट जेंडर सेकंड जेंडर लोग जो हैं, उन्हें सही नजरों से नहीं देखते हैं, उन्हें अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। तो ये अपना अपना ओपिनियन है। इनफैक्ट अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो ये सब कुछ बेहद हीन है, गलत है। ईश्वर ने सबको अपने अपने हिसाब से बनाया है। हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम सेक्सुअल रीजंस पे या किसी भी और अन्य कारणों से हम किसी के साथ भेदभाव करें, लेकिन ऐसा होता है ना। थर्ड जेंडर, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम जो है वो परसिक्यूशन को फेस तो करना पड़ता है लोगों का। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल मैंने लिखा है। वो है, इज इट जस्ट टू परसिक्यूट योर वाइफ? क्या ये न्यायोचित है? जस्ट का मतलब न्याय संगत। क्या ये न्याय संगत है कि आप अपनी पत्नी को परेशान करें जस्ट बिकॉज शी हैज गिवन बर्थ टू अनदर बेबी गर्ल? सिर्फ इस वजह से कि उसने एक बार फिर से एक बच्ची को ही जन्म दिया है? शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए आपको अपने ऊपर यदि आप ऐसा करते हैं तो। कोई सवाल पूछता है किसी दूसरे पुरुष से जिसकी पत्नी ने एक और बच्ची का जन्म दिया है, तो क्या ये उचित है? इज इट जस्ट टू परसिक्यूट योर वाइफ? सिर्फ इस वजह से कि उसने एक बेबी गर्ल को जन्म दे दिया, फिर से एक बार एक बच्ची ने ही जन्म लिया उसके गर्भ से, तो इस आधार पर क्या उसका परसिक्यूशन किया जाना चाहिए? यदि आप ऐसा करते हैं तो यू मस्ट बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए आपको। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। जो एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 मैंने लिखे, एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किए तो मैंने ये एग्जाम्पल्स दिए। अदरवाइज परसिक्यूट वर्ड का यूज जो है इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे नहीं किया जाता। परसिक्यूट का यूज जो है डेडिकेटेड तरीके से रिलीजियस रीजंस पे, रेस और बिलीफ के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष या पूरे संप्रदाय विशेष या भारी संख्या में लोगों का शोषण किया जाता है। रिलीजन उसका मेन रीजन होता है। धर्म के आधार पर प्रायः भेदभाव करने को परसिक्यूट करना कहा जाता है। सिनोनिम्स देखिए। एक्सप्लॉइट करना, टॉर्मेंट बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो सकता है, लिख लीजिएगा। हरास भी स्ट्रॉन्ग वर्ड है, हालांकि इजी है थोड़ा सा। ऑप्रेस बहुत बढ़िया वर्ड है। देखिए, एक रिप्रेस होता है, एक सप्रेस होता है, एक ऑप्रेस होता है। जब आप किसी की इच्छाओं का गला घोटते हैं तो सप्रेस करते हैं, और जब आप किसी की तरक्की रोक देते हैं, शोषण करते हैं, तो सर आप उसे ऑप्रेस करते हैं। याद रखिए, जो दबे कुचले वंचित लोग हैं, कहा जाता है जो दबे कुचले वंचित लोग हैं इस समाज के, ऑप्रेस्ड पीपल उनको बोला जाता है। चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। इनकरेज करना, फेवर करना, सपोर्ट करना, एड देना, असिस्ट करना। क्योंकि परसिक्यूट का मतलब है किसी का दमन करना, तो उसके एंटोनिम्स वो वर्ड्स आने चाहिए जिनका मीनिंग होता हो किसी की मदद करना, एक तरीके से बढ़ावा देना, एक तरीके से। चलिए मूव ऑन करते हैं, वर्ड नंबर 3 को भी पढ़ लेते हैं। कैसा लग रहा है आप सभी को आज का ये सेशन? प्लीज मुझे बताएं लाइव चैट के माध्यम से, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक किया करें, और
हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हर वीडियो को शेयर भी किया करें। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो ही आप उसे लाइक भी करें, तो ही आप उसे प्रमोट भी करें। आप अपना नाम किसी भी तरीके से खराब ना करें। हाँ, हालांकि मैं ज़रूर ये कोशिश करता हूँ कि मैं जेन्युइन, रेलेवेंट, स्ट्रांग और इम्पॉर्टेंट कंटेंट ही लेकर के आऊँ। हाँ, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता और आपसे कहीं ज़्यादा मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इस वजह से मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि मैं न्याय संगत और सही बात ही करूं। चलिए वर्ड नंबर 3 को देख लेते हैं। इट इज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक एडजेक्टिव है। हालांकि कभी कभी प्रॉम्प्ट को एक वर्ब के तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत रेयर है कि प्रॉम्प्ट एक वर्ब के जैसे यूज हो, एडजेक्टिव के जैसे यूज होता है। प्रॉम्प्ट एक पॉजिटिव वर्ड है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। इसका मीनिंग प्रभावी हो सकता, तेज, तर्रार, इंस्टेंट, इमीडिएट, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, तीव्र जिसको कहा जा सकता है। एक शब्द मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, त्वरित। क्या कहा मैंने? त्वरित। यदि हिंदी आपकी बहुत अच्छी हो तो अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। त्वरित कार्यवाही की जाती है प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है ये वर्ड। अगर गवर्नमेंट गलत लोगों पर प्रॉम्प्ट एक्शंस लेती है, जैसे ही कहीं पर समाज में कोई हिंसक घटना हुई तो तुरंत अगर सरकार चेतती है और तुरंत एक्शंस लेती है तो प्रॉम्प्ट एक्शंस हैं एक तरीके से। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे बहुत सारी कंपनियां जो ई कॉमर्स में डील करती हैं, आपने किसी प्रोडक्ट को बाय किया और बहुत ही प्रॉम्प्ट तरीके से वो उसे डिलीवर करती हैं। पहले कभी आपने किसी प्रोडक्ट को के लिए रिक्वेस्ट डाली तो हो सकता है डिलीवरी होते होते हफ्ते 10 दिन लग जाए, लेकिन आज देखिए, आप हो सकता है आज आपने किसी प्रोडक्ट को बाय किया, वो 24 आवर्स के बाद आपको रिसीव हो जाए। तो प्रॉम्प्ट हो गया है सब कुछ, बहुत तेज तर्रार। फिर से मैं बता दूं कि गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस लेवल पे ज्यादा यूज होता है। आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, या पहले तो मीनिंग को पढ़ लीजिए। अ प्रॉम्प्ट एक्शन इज डन विदाउट एनी डिले, बिना किसी विलंब के कार्य को किया जाता है, यही प्रॉम्प्ट का मीनिंग है। इफ यू आर प्रॉम्प्ट टू डू समथिंग, यू डू इट विदाउट डिले, यू आर नॉट लेट। आप उस काम को बहुत तेजी से करते हैं, कोई लेट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत बढ़िया लिखा है मैंने, आप उसको समझिए। इफ नॉट फॉर द प्रॉम्प्ट एक्शन ऑफ द पुलिस फोर्स, अगर पुलिस फोर्स ने बहुत तेजी से कार्यवाही ना की होती, त्वरित कार्यवाही ना की होती, तुरंत एक्शन ना लिया होता, माई डॉटर वुड स्टिल बी एट द किडनैपर्स मर्सी, मेरी बेटी आज अभी भी उस किडनैपर के चंगुल में ही होती और सब कुछ उसी की दया पर आधारित होता। टू बी एट समबडीज मर्सी का मीनिंग समझ लीजिए कि आप किसी के रहमो करम पर, दया पर पलेंगे। वो जैसे आपको रखेगा वैसे ही आप रहेंगे। जैसे एक भजन है कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सो वी ऑल लिव एट गॉड्स मर्सी, वी ऑल लिव एट द मर्सी ऑफ द ऑलमाइटी। ये मर्सी का मीनिंग है, ठीक है? किसी की दया, किसी के रहमो करम पर रहना, ये कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। अब किडनैपर की मर्जी पर है तो नेगेटिव है, और ईश्वर की मर्जी पर या ईश्वर की दया पर जिंदा है, ये तो बड़ी सुंदर बात है। तो अगर प्रॉम्प्ट एक्शन ना लिया होता पुलिस फोर्स ने, तो आज भी जो मेरी बेटी है वो किडनैपर के चंगुल में ही होती, और वो सब उसी की दया पर आधारित होता कि वो कब उसे रिलीज करता, कैसे रिलीज करता। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, बिकॉज आई टेक प्राइड इन बीइंग प्रॉम्प्ट। सर पहले कहीं लिख लीजिएगा, टेक प्राइड इन पूरा का पूरा फ्रेज है गौरवान्वित महसूस करना या गर्व महसूस करना। टेक प्राइड इन, जैसे कोई कहे अपने भारतीय होने पर गर्व करें, टेक प्राइड इन बीइंग योर इंडियन, इस तरीके से। सो एग्जाम्पल क्या कहता है, फिर से लौटते हैं। बिकॉज आई टेक प्राइड इन बीइंग प्रॉम्प्ट, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं प्रॉम्प्ट हूं, एक्टिव हूं, बहुत ज्यादा एफिशिएंट हूं, तेज हूं। आई ऑलवेज लीव अर्ली फॉर वर्क, इसीलिए मैं रोज सवेरे नौकरी पर जाने के लिए घर से बहुत जल्दी निकलता हूं, क्योंकि मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है, पंक्चुअल होना मुझे पसंद है। यहां प्रॉम्प्ट का मीनिंग पंक्चुअल होने से है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, नॉर्मली आई हैव टू वेट टू हियर बैक फ्रॉम माई टीचर्स
नॉर्मली आई हैव टू वेट टू हियर बैक फ्रॉम माई टीचर्स। जनरली क्या होता है कि टीचर से कुछ भी जवाब मिलने पर, आपने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछा, जवाब देने में टीचर को टाइम लगता है, तो सो आई वॉज शॉक टू रिसीव सच अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई फ्रॉम मिस्टर एडवर्ड्स। इसलिए मैं बिल्कुल दंग रह गया जब मैंने मिस्टर एडवर्ड, जो कि मेरे टीचर रहे होंगे, उनसे मुझे तुरंत जवाब मिल गया मेरे किसी सवाल का। तो मैं थोड़ा दंग रह गया, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था कि मैंने इधर सवाल किया, उधर उन्होंने फट से जवाब दे दिया। इंस्टेंट रिप्लाई मुझे मिल गया। सिनोनिम्स देखिए, इंस्टेंट लिखा है, पंक्चुअल लिखा है, जो कि सेकेंड एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से फिट हो सकता है। क्विक, इमीजिएट, स्पॉन्टेनियस, ये सारे वर्ड्स। अब एंटोनिम्स में कौन से वर्ड्स आएंगे? वो जिसमें ढिलाई की जाए, लापरवाही की जाए, शिथिलता की जाए एक तरीके से। तो डॉडलिंग आ गया। डॉडलिंग मतलब टहलते रहना, सुबह से शाम हो जाए कोई काम ही ना हो पाए। लैंग्विश करना, डिले करना, स्लो, टार्डी, स्लगिश, इन सब का मतलब लापरवाह होने से है, ढुलमुल रवैया अपनाने से है, लेजी होने से है, इन सब का मीनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा आप सभी को आज के सेशन का वर्ड नंबर 3? कैसे एग्जाम्पल्स लगे, कैसे मैंने समझाया आपको? अगर सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करें और प्लीज मुझे लाइव चैट के माध्यम से बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। वर्ड नंबर 4 इज प्रोस्क्राइब। इसे पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं कि आज शाम को रूट वर्ड्स का पॉसिबली सेशन लिया जाएगा, या हो सकता नहीं, रूट वर्ड्स का सेशन नहीं होगा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन हो सकता है आज शाम को। टाइमिंग समवेयर अराउंड 8 PM रखी जाएगी, तो उसके लिए तैयार रहिएगा आप सभी लोग। और प्रोस्क्राइब वर्ड को पढ़ते हैं। प्रोस्क्राइब का मतलब मना करना होता है। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा प्रोहिबिट। आप प्रोस्क्राइब को प्रोहिबिट का सिनोनिम समझ लीजिए, बस सबको सरल हो जाएगा आपके लिए। मना करना, प्रतिबंधित करना, और फॉर्मली, व्यक्तिगत रूप से नहीं सर, आधिकारिक तरीके से किसी व्यवस्था, किसी कानून को प्रतिबंधित कर देना, उस पर रोक लगा देना, उसे प्रोस्क्राइब करना कहा जा सकता है। टू फॉरबिड समथिंग यूजुअली एज पर लॉ, मना करना किसी भी चीज का प्रयोग करने से, प्रायः नियम के आधार पर, जो कानून के आधार पर। तो ये फॉर्मल वर्ड हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। In our country, there are laws which proscribe discrimination based on race and gender. हमारे देश में ऐसा कानून है, ऐसे कानून हैं जो कि प्रतिबंधित करते हैं, प्रोस्क्राइब करते हैं भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को, रेस और जेंडर के आधार पर, नस्ल और लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, सेक्स और रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को हमारे देश में मना करके रखा गया है। वी हैव लॉज दैट प्रोस्क्राइब सच टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये है प्रोस्क्राइब का पहला एग्जाम्पल। नंबर 2 देखिए। एज अ स्मोकर, थोड़ा फनी है ये एग्जाम्पल। एज अ स्मोकर आई फाउंड द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट्स टू प्रोस्क्राइब स्मोकिंग इज टू बी डिक्टोरियल इन नेचर। अब वो कोई कह रहा है कि चूंकि मैं नशेबाज हूं, स्मोकर हूं, तो जो सरकार ने कहा है कि अब स्मोकिंग नहीं होगी, प्रतिबंधित है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार का ये जो निर्णय है ये तानाशाही से भरा हुआ है। अब किसी गलत व्यक्ति को गलत काम करने से अगर रोका जाएगा तो उसे तो यही लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति तानाशाही कर रहा है। वैसे ही एक स्मोकर को लग रहा था कि सरकार जो है कह रही कि अब स्मोकिंग नहीं होगी, बैन लग जाएगा उस पे, तो ये डिक्टोरियल हो गया नेचर में। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। द पॉलिसीज ऑफ द स्कूल प्रोस्क्राइब एक्सेसिंग सोशल मीडिया वेबसाइट्स ऑन स्कूल कंप्यूटर्स। द पॉलिसीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्कूल, यहां का जो स्कूल है उसके जो पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से आप स्कूल के कंप्यूटर्स पे सोशल मीडिया वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उन्हें यूज नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंधित हैं। एक छोटी सी बात सुन लीजिए। रिसोर्सेज को यूज करना, उन्हें एक्सेस करना कहा जाता है। इंटरनेट एक्सेस सुना होगा, डेटा एक्सेस, फोन एक्सेस, है ना? तो सोशल मीडिया वेबसाइट्स का यूज करना मना है वहां पर। तो ये था प्रोस्क्राइब वर्ड और उसके एग्जांपल्स। फटाफट सिनोनिम्स देख लीजिए। मीनिंग तो आप जान ही गए होंगे, तो सिनोनिम्स अपने आप समझ में आ सकते हैं। प्रोहिबिट लिखा, आउटलॉ, कल तक लॉ था, रूल था, अब नहीं है, बाहर हो गया। बैनिश, बैन से बना, फॉरबिड, मना कर देना।
तो ये सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या होंगे? अलाउ करना, परमिट करना, ऑथोराइज करना कि नहीं ये यूज होगा, एंडोर्स करना, समर्थन करना, लाइसेंस दे देना कि चलो ये चीज चलेगी, मना नहीं किया जाएगा इसको। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 4। कैसा लग रहा है आप सभी को सेशन, मुझे जरूर बताएं। और मैंने अपने हिसाब से अच्छे ही वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स और रेलेवेंट वर्ड्स रखने की ही कोशिश की है हमेशा के जैसे। चलिए आज के सेशन के लास्ट वर्ड को भी फटाफट पढ़ लेते हैं। द वर्ड नंबर 5 इज रिबट। रिबट एक वर्ब है। इफ यू रिबट अ चार्ज और क्रिटिसिज्म दैट इज मेड अगेंस्ट यू। चार्ज का मतलब यहां आरोप से है और क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना से है। तो यदि कोई आप पर कोई आरोप लगाता है या आलोचना करता है और आप उसे रिबट करते हैं, यू गिव रीजंस वाई इट इज अनट्रू और अनएक्सेप्टेबल, मतलब आप उसे अस्वीकार करते हैं और तर्क भी देते हैं कि क्यों यह अस्वीकार्य है आपको। तो यह भी एक फॉर्मल वर्ड हो गया कि आप पर किसी ने कोई आरोप लगाया और आपने तथ्यों के आधार पर, तर्क के साथ, मटेरियल एविडेंस के साथ, सब्सटैंशियल एविडेंस के साथ यह साबित किया कि क्यों आपको लग रहा है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब झूठ है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू रिबट डीएनए एविडेंस, क्योंकि यह असंभव है कि अगर डीएनए टेस्ट हो और उसमें कुछ आए निकल करके, तो डीएनए एविडेंस को तो रिबट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो झूठ नहीं हो सकता। देयर इज नो वे द सस्पेक्ट कैन डिनाई हिज प्रेजेंस एट द क्राइम सीन। इसी वजह से अब संदिग्ध व्यक्ति किसी भी सूरत में अपनी उपस्थिति क्राइम सीन पर, जहां पर अपराध हुआ, उस स्थान विशेष पर अपनी उपस्थिति को डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि डीएनए एविडेंस एक फुल प्रूफ तरीका है और उस एविडेंस को रिबट, उसका खंडन नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। द पॉलिटिशियन held a media conference to rebut the allegation that he offered bribes for votes. पॉलिटिशियन ने क्या किया? मीडिया कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन आरोपों को, एलिगेशंस मतलब आरोप को रिबट किया, खंडन किया कि उसने वोट के बदले पैसों को ऑफर किया था। जनरली ये सुनने को मिलता है कि चुनाव में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वोट्स के लिए पैसे ऑफर करते हैं। तो ऐसा ही आरोप लगा किसी पॉलिटिशियन पे और उसने रिबट किया कि उसने वोट्स के लिए ब्राइब ऑफर नहीं की थी, है ना, की थी। इस बात को उसने रिबट किया, मना किया। सर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इतनी आसानी से आपको इतने अच्छे अच्छे शब्दों के दर्शन नहीं होंगे। मैं इतनी बात को लेकर तो आश्वस्त हूं, अगर आप बहुत लेबोरियस होंगे, बहुत पढ़ेंगे, बहुत अच्छे सोर्स से पढ़ेंगे तो ही आपको बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स मिलेंगे, वरना सर आपको रिबट की जगह डिनाई ही पढ़ाया जाएगा हमेशा। और डिनाई देखिए कितना इजी वर्ड, हमेशा से समझ सकते हैं। तो आप जो है ना थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ सेलेक्टिव कंटेंट को और इंपॉर्टेंट कंटेंट को पढ़ने पर ध्यान दें, इससे आप कम समय में ज्यादा गेन कर सकेंगे। फटाफट सिनोनिम्स देख लीजिए। रिफ्यूट बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है सर। रिफ्यूट एग्जैक्ट सिनोनिम है रिबट का, खंडन करना। रिबफ काफी हद तक डांटना, फटकारना, मना करना। डिसप्रूव अप्रूव का ऑपोजिट है। जब आप अप्रूव करते हैं तो समर्थन कर दिया आपने, यस इट इज ट्रू, और डिसप्रूव कर दिया तो यू सेड नो इट इज नॉट ट्रू, डिनाई हो गया। तो रिफ्यूट को, रिबफ को स्पेशल अटेंशन दीजिएगा आप सभी लोग। मैं बता दूं कि आप एक वर्ड नहीं पढ़ते हैं एक टाइम पे, कई वर्ड्स पढ़ते हैं। जैसे आपने रिबट के साथ रिफ्यूट और रिबफ को भी पढ़ा है साथ में। डिसप्रूव तो मान लीजिए एक ही बार में मैंने बता दिया, आप समझ गए। एडमिट एंटोनिम्स में आएगा। एडमिट मतलब स्वीकार करना। मैं आपको बता दूं कि एडमिट का यूज गलती को मानने के लिए भी किया जाता है, जिसके लिए कन्फेस को भी यूज करते हैं, जो कि अगला वर्ड है भी। एक्सेप्ट हो गया। तो ये था आज के सेशन का 5वां और आखिरी वर्ड, रिबट, जिसका मतलब दावे के साथ तथ्यों को पेश करते हुए किसी आरोप का खंडन करना।
तो इस तरीके से आज का सेशन ये ओवर हो जाता है। मॉर्निंग का डेली वोकैब का सेशन नंबर 8, शाम को इडियम्स एंड फ्रेजेस के अगले सेशन के साथ आएंगे। टाइमिंग समवेयर अराउंड 8 o'clock होगी इन द इवनिंग। चलिए अभी के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दें और अपने अपने प्रेशियस कमेंट्स में मुझे दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।